नमस्कार साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा ओपीडी पर सीआर देवासी आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अपने कल जो टॉपिक था मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार हो गए। दो टॉपिक में, दो क्लासों में जो है मूल अधिकार अपन ने कर दिए थे और मूल कर्तव्य वाला जो टॉपिक है उस टॉपिक को भी, और साथ साथ उसमें सामाजिक न्याय वाला जो रीट में स्पेशल मेंशन है उसको अपन ने क्लियर कर दिया था। आज जो दो टॉपिक है वो स्पेशल जो है वो रीट में मेंशन है और कुछ भर्ती परीक्षाओं में भी ये जो है टॉपिक इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो उनको अपन पढ़ेंगे आज, उन टॉपिक को देखेंगे। तो वैसे इसमें सीधे सीधे फैक्ट है, ज़्यादा कुछ है नहीं, सीधे सीधे जो भी है पूरे पूरे फैक्ट है और वो फैक्ट आपको याद करने, सीधे सीधे फैक्ट बनते हैं और फैक्ट को ही आपको याद करने, समझाने लायक कुछ चीज़ें हैं उनको भी अपन क्लियर करेंगे। पूरा जो है टॉपिक जो है वो एकदम क्लियर पढ़ेंगे अपन। आज जो अपना टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है बाल अधिकार, बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण। और एक टॉपिक और साथ में ले लिया है, लोकतंत्र में निर्वाचन व मतदाता जागरूकता, ताकि अपने इसके साथ ही ये टॉपिक पूरा होने के साथ ही फिर अपन बढ़ चलेंगे संसद की तरफ। संसद के बाद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, वो टॉपिक क्लियर करेंगे। इसलिए इसको एक क्लास में जो है वो क्लियर करने का जो है प्रयास करेंगे अपन, और फिर नेक्स्ट जो भी रहेगा आगे वो टॉपिक जो है संसद से संबंधित रहेगा। तो आज अपन इसको पढ़ते हैं। इसमें मैं शुरुआत में ही आपको बता दिया है कि फैक्ट हैं, सारे के सारे फैक्ट हैं जो आपको क्लियर पढ़ने हैं। चलो ठीक है, शुरू करते हैं अपना बिना किसी फॉर्मेलिटीज के। बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण, बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण। देखो, अब बाल अधिकार यानी बालकों के अधिकार, किसके अधिकार? बालकों के अधिकार। अब बालक किसको गिना जाएगा? जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो। बालक किसे गिना जाएगा? जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो उसे बालक गिना जाएगा। 18 वर्ष से कम उम्र का जो है वो क्या गिना जाएगा? बालक गिना जाएगा। अब बालकों से संबंधित क्या क्या नियम, क्या क्या एक्ट, क्या क्या उनके लिए जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करवाई जा रही है, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले तो एक एक्ट बना हुआ है, किशोर न्याय एक्ट। किशोर न्याय एक्ट कब बना? 2013। सीधा याद रखना, किशोर न्याय एक्ट कब बना? तो 2013। किशोर न्याय एक्ट कब बना? तो 2013, सीधा याद रखना है। राष्ट्रीय बाल नीति कब बनाई गई? तो 2013। दोनों चीजें 2013 में, किशोर न्याय एक्ट और राष्ट्रीय बाल नीति। राष्ट्रीय बाल नीति और किशोर न्याय एक्ट, राष्ट्रीय बाल नीति और किशोर न्याय एक्ट, और किशोर न्याय एक्ट और राष्ट्रीय बाल नीति दोनों 2013, दोनों 2013। फिर आगे लैंगिक अपराधों, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012। लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम कब बना? तो 2012, 2012 में। फिर सीधे सीधे फैक्ट, शुरुआत से ही मैंने आपको कहा है सीधे फैक्ट है और सीधे इनको इसी तरह से याद रखने। अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस 20 नवंबर। तो बताइए, राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस कब? बाल दिवस कब? राष्ट्रीय बाल दिवस तो है 14 नवंबर को। बाल दिवस है, बाल अधिकार दिवस नहीं है। राष्ट्रीय बाल दिवस कब है? तो 14 नवंबर, अपने को पता है। चाचा नेहरू के, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को जो है बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बाल दिवस 14 नवंबर। और अगर आपको यह पूछे अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस, तो वो भी नवंबर में ही आता है, जस्ट 6 दिन बाद, यानी 20 नवंबर को। कब आता है? 20 नवंबर। क्लियर? 20 नवंबर। अब अंतर्राष्ट्रीय बाल सप्ताह, अंतर्राष्ट्रीय बाल सप्ताह, अंतर्राष्ट्रीय बाल सप्ताह, ये याद करने की जरूरत नहीं है, याद हो जाएगा। राष्ट्रीय बाल दिवस जिस दिन होता है 14 नवंबर, वहां से शुरू होकर, राष्ट्रीय बाल दिवस के दिन से शुरू होकर जब राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है 20 नवंबर, तब तक का जो टाइम होता है उसे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाल सप्ताह। अंतर्राष्ट्रीय बाल सप्ताह कहां से कहां तक? 14 नवंबर से लगाकर 20 नवंबर तक। 14 नवंबर से लगाकर 20 नवंबर तक जो है वो क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाल सप्ताह। क्लियर? राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर, अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस 20 नवंबर। अब इन दोनों के बीच का जो टाइम होता है, इन दोनों तारीखों को शामिल करते हुए वो कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय बाल सप्ताह। यानी 14 नवंबर से शुरू होकर 20 नवंबर तक जो है वो कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय बाल सप्ताह। क्लियर? अब चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, ये प्रत्येक विद्यालय,
प्रत्येक विद्यालय की जो निजी विद्यालय है उनकी बसों पर और सब जगह पर ये जो है मेंशन करना अनिवार्य है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जो है वो अनिवार्य रूप से दर्शाना है 1098 मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ये सीधा सीधा पूछा जाता है कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098। ठीक है, फिर इनसे संबंधित अनुच्छेद बार बार पढ़ते आए अपन। पहला तो है 23, अनुच्छेद 23, उसमें बताया गया था बलात् श्रम निषेध। बलात् श्रम निषेध बालकों के लिए भी है और बड़े लोगों के लिए भी है। जो एज में बड़े मतलब पैसों वाले बड़े नहीं, एज में जो बड़े हैं, आयु में जो बड़े हैं, उनके लिए भी निषेध है। बलात् जो श्रम है वो श्रम सबके लिए निषेध है। ठीक है, बालकों के लिए भी है और उनके लिए भी है। और अनुच्छेद 23 अपने को कंटिन्यू हर बार पढ़ने। बाल श्रम निषेध दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 12 जून को। 2002 में इसकी घोषणा की गई थी और 12 जून का दिन जो है वो बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। 12 जून का दिन किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? बाल श्रम निषेध दिवस। आई थिंक यहां तक तो सीधे सीधे फैक्ट है, आपको याद हो गए होंगे। अनुच्छेद 21 का, अब ये किसको कोई नहीं भूल सकता, इसको सबको याद होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना। 86वां संविधान संशोधन 2002 और ये कहलाता है आरटीई एक्ट 2009 जो कि भारत में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010। और राजस्थान में कब लागू हुआ? तो राजस्थान में लागू हुआ 1 अप्रैल 2011। ठीक है, आरटीई एक्ट। इसके बारे में अपने को फिर आती है अनुच्छेद 45 की बात। 47 की बात अपन ने कल के जो सामाजिक न्याय वाला टॉपिक है उसमें की थी बात, तो अब पहले एक बार 45 देख लेते हैं। अनुच्छेद 45, आरंभिक बाल्यावस्था में देखभाल। आरंभिक बाल्यावस्था में जो है उसकी देखभाल की जाए, उसके लिए जो स्वास्थ्य सुविधाएं वगैरह जो है वो निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है, जैसे टीकाकरण वगैरह, जो आंगनवाड़ी में जो बच्चा पढ़ता है तो उसका वजन करना, बहुत सारी सुविधाएं जो है वो उसकी देखभाल की जाती है। तो ये अनुच्छेद 45 के तहत। और अनुच्छेद 47 ये बात करता है पोषण स्तर तथा जीवन यापन। अपन ने कल बात की थी, पोषाहार का जो स्तर है वो अच्छा होना चाहिए, पोषण स्तर अच्छा होना चाहिए, यानी कोई भी बच्चा जो है वो कुपोषण का शिकार नहीं हो। इसको विशेष ध्यान में रखते हुए भारत के प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र पर जो है वो पोषाहार उपलब्ध करवाया जाता है। और साथ ही साथ राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से लगाकर 8 तक के अध्ययनरत समस्त बच्चों को, कहीं प्री प्राइमरी स्कूल है तो उनके लिए भी, समस्त बच्चों के लिए 8वीं तक पढ़ने वाले समस्त बच्चों के लिए जो है पोषाहार की व्यवस्था जो है वो राज्य सरकार द्वारा करवाई जाती है। क्लियर? सीधे सीधे फैक्ट है और सीधे सीधे इसी क्रम में आपको इसी तरह से याद करने। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलो बढ़े आगे। अब है इनसे संबंधित और फैक्ट। सब फैक्ट आज पूरा जो टॉपिक चलेगा वो फैक्ट पे ही चलेगा। दोनों टॉपिक फैक्ट पर आधारित है। बाल अधिकार संरक्षण कानून कब बना? 2005। सीधा ही याद करना है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। बाल अधिकार संरक्षण कानून कब बना? 2005। ठीक है, फिर संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अधिवेशन, संयुक्त राष्ट्र यूएनओ में संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अधिवेशन कब आयोजित किया गया? तो 12 नवंबर 1989। 12 नवंबर 1989 संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अधिवेशन। बाल अधिकार संरक्षण कानून कब बना? 2005 में। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अधिवेशन कब आयोजित किया गया? तो 12 नवंबर 1989 में। फिर यूएनओ के अधिवेशन पर भारत की स्वीकृति कब मिली? तो 11 दिसंबर 1992 को जो है यूएनओ का जो ये अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन में जो निर्णय लिए गए उन निर्णयों पर भारत ने जो स्वीकृति दी वो स्वीकृति दी थी 11 दिसंबर 1992 के दिन। 11 दिसंबर 1992 के दिन। फिर आगे अब इसमें क्या किया गया था? तो यूएनओ के समझौते में बच्चों को 4 अधिकार दिए गए। बच्चों को टोटल कितने अधिकार दिए गए? 4 अधिकार दिए गए। बच्चों को टोटल कितने अधिकार दिए गए? 4 अधिकार दिए गए।
कब यूएनओ का बाल अधिकार अधिवेशन कब आयोजित हुआ? तो 12 नवंबर 1989, 1989, 12 नवंबर 1989। अब इसको भारत ने स्वीकृति कब दी? तो 11 दिसंबर 1992, 11 दिसंबर 1992। क्या था उसमें? तो 4 अधिकार दिए गए बच्चों को, बालकों को जो है 4 अधिकार। पहला, जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। पहला अधिकार जो दिया गया वो जीवन जीने का अधिकार दिया गया इसमें, ठीक है। फिर है विकास का अधिकार, यानी अपना सर्वांगीण विकास कर सके बच्चा, ऐसा एनवायरमेंट दिया जाए उसको, इस तरह की शिक्षा दी जाए, इस तरह का पोषण दिया जाए, इस तरह की भोजन की व्यवस्था की जाए, इस तरह का वातावरण दिया जाए कि वो जो बच्चा है अपना संपूर्ण विकास कर सके। फिर संरक्षण का अधिकार, उसे संरक्षण दिया जाए, सरकार के द्वारा क्या दिया जाए? उसे संरक्षण दिया जाए। और भागीदारी का अधिकार, किसका अधिकार? भागीदारी का अधिकार, किसी भी कार्य विशेष या हर जगह पर जो है इसे भागीदार के रूप में बनाया जाए। किस रूप में बनाया जाए? भागीदार के रूप में। ये इंपॉर्टेंट है, चारों के चार याद रखना। आप पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा यूएनओ द्वारा दिए गए अधिकारों में शामिल नहीं है, वो एक अलग से दे देंगे, तो इन चार को याद रखना है। जीवन जीना है, जीने का, विकास का, संरक्षण का और भागीदारी का। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर है बाल अधिकार के हनन के रूप में, बाल अधिकार के हनन के रूप में जो एक्ट बनाए गए उन एक्ट को भी अपन पढ़ते हैं। ठीक है, सीधे फैक्ट है। कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम हेतु पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट 1994 में बनाया गया। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने हेतु जो है वो 1994 में एक्ट बनाया गया, यानी जो है भ्रूण की जांच जो करना वो गैर कानूनी माना गया, भ्रूण की जांच करना बिल्कुल गलत माना गया। वो उसके लिए जो एक्ट बनाया गया वो एक्ट, आप जब भी किसी अस्पताल विशेष में जाते हो जहां सोनोग्राफी होती है वहां पर ये स्पेशल बोर्ड लगा हुआ होता है, तो वो ये एक्ट जो है 1994 में आपको ध्यान रखना है। और भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया। भारत सरकार ने जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो है अभियान चलाया। ठीक है, ये इसका फुल नेम। डायग्नोस्टिक एंड जो टेक्निक है वो उस पर जो है पूरी तरह से रोक लगाई गई। आपको शॉर्ट में याद रखना ये पीसी पीएनडीटी एक्ट। पहली बात तो यही पूछा जाता है एक्ट कब? तो 1994 में। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। आगे बढ़ते। अब दूसरा, पहला हो गया पीसी पीएनडीटी एक्ट, ठीक है। दूसरा हो गया बाल विवाह। दूसरी बड़ी समस्या जो है वो बाल विवाह। तो भारत में बाल विवाह, जो विवाह की आयु है वो पुरुष के लिए 21 वर्ष और महिला के लिए 18 वर्ष। पुरुष के लिए 21 वर्ष और महिला के लिए 18 वर्ष तय की गई। अब बाल विवाह में क्या होता है? तो कम उम्र के बालक बालिकाओं का क्या कर दिया जाता है? विवाह कर दिया जाता है। कम उम्र के बालक बालिकाओं का क्या कर दिया जाता है? विवाह कर दिया जाता है। वो कहलाता है बाल विवाह। ठीक है, फिर राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह अक्षय तृतीया के दिन होते हैं। आका 30 अबूझ सावे होते हैं। अबूझ सावा कोई मर्द हर्द कोई नहीं बढ़ना, कोई मर्द बढ़वारी जरूरत को नहीं। अक्षय तृतीया आका 30 है, मतलब अबूझ हवा है। उस दिन कोई मुहूर्त वगैरह नहीं, बिना मुहूर्त देके जो है अक्षय तृतीया के दिन। और सर्वाधिक बाल विवाह जो है ये बिल्कुल एक परफेक्ट फैक्ट आया हुआ है कि ज्यादातर जो बाल विवाह है वो किस दिन होते हैं? तो वो होते हैं अक्षय तृतीया के दिन। किस दिन होता है? अक्षय तृतीया के दिन। अब इसमें भी बूंदी जिले में सर्वाधिक होते हैं। कौन से जिले में सर्वाधिक होते हैं? बूंदी जिले में जो है बाल विवाह सर्वाधिक होते हैं। बूंदी जिले में जो है सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। अब बाल विवाह को रोकने के लिए किसने प्रयास किए? तो एक व्यक्ति का नाम अपने को हमेशा याद आता है, हरविलास शारदा। हरविलास शारदा, और इन्हीं के नाम पर एक एक्ट बना था जिस एक्ट का नाम है शारदा एक्ट 1929। 1929 में एक एक्ट बना था। इन्हीं के प्रयासों से अंग्रेजों ने एक एक्ट बनाया था, बाल विवाह निषेध जो कानून, या जिसको अपन शारदा एक्ट कहते हैं। 1929 अजमेर के थे, हरविलास शारदा ने अजमेर से जो है ये एक्ट बनवाया था। तो शारदा एक्ट जो है वो 1929, वो किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना है, बाल विवाह से संबंधित है। शारदा एक्ट का संबंध किससे है? बाल विवाह से संबंधित है। फिर ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, विवाह रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कब किया गया?
27 अगस्त 2009 से जो है विवाह का रजिस्ट्रेशन, प्रत्येक विवाह का जो रजिस्ट्रेशन किया हुआ अनिवार्य है। आप लोगों में भी कई तैयारी कर रहे होंगे जो शादीशुदा होंगे, तो उनका जब सेवा सत्यापन होगा, जब नौकरी के लिए डॉक्यूमेंट सत्यापन होंगे, अगर आपने उसमें खैर लिखना ही है अपने को शादीशुदा है तो मैरिज सर्टिफिकेट देना पड़ता है। ये मैरिज सर्टिफिकेट बनाना कब से अनिवार्य किया गया, तो ध्यान रखना है 27 अगस्त 2009 से। 27 अगस्त 2009 से जो है ये अनिवार्य किया गया। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम एक और एक्ट बनाया गया था। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम जो है वो 2006 में बना, 2006 में बना। ये थे बाल विवाह। पहली समस्या जो थी वो भ्रूण जांच, उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया। पीडी पीसीआरटी टेस्ट जो है वो, पीडीबीडीसी एक्ट जो है वो। दूसरा जो है बाल विवाह। तीसरी बड़ी समस्या जो है वो है बाल श्रम। तीसरी बच्चों के साथ जो समस्या है वो है बाल श्रम की समस्या। किसकी समस्या? बाल श्रम की। बाल श्रम क्या होता है तो देखो, बाल श्रम तीसरा जो है समस्या बाल श्रम। प्रयास 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को श्रम कराने की सूचना किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण एक्ट 2000 के तहत कार्रवाई होगी। 18 वर्ष से कम, वैसे बाल श्रम 14 वर्ष से कम जो है उसके लिए है जो प्रावधान है, लेकिन ये जो एक्ट बना 2000 में, किशोर न्याय एक्ट 2000, किशोर न्याय एक्ट 2000 में ये प्रावधान किया गया कि 18 वर्ष से अगर कम बच्चे, 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा अगर कहीं काम कर रहा है तो उसके लिए भी आप जो सूचना है वो इनको दे सकते हैं, और ये जो है उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। ये उनके खिलाफ क्या करेंगे? कार्रवाई करेंगे। फिर आता है चौथा पॉइंट। ये तो हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट आता है बाल यौन हिंसा। बाल यौन हिंसा ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए, इससे निजात पाने के लिए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, बाल यौन हिंसा जो है उससे संरक्षण करने के लिए 2012 में जो है एक एक्ट बनाया। और एक बड़ी और समस्या बाल तस्करी। बाल तस्करी, इस पर भी पूरी तरह से मानव दुर्व्यवहार के नाम से अनुच्छेद 23 जो है भारतीय मूल अधिकारों का अनुच्छेद 23 इसके बारे में बात करता है। मानव जो दुर्व्यवहार है उसके बारे में बात करता, तो ये उस एक्ट से संबंधित चीज है। ठीक है। अब बाल श्रम क्यों होता है? बाल श्रम क्यों होता है? क्यों बाल श्रम करवाया जाता है? तो बाल श्रम के कुछ बहुत बड़े कारण भी है, कुछ समस्याएं भी है। तो उसमें सबसे बड़ी समस्या जो मानते हैं, जो बड़ी समस्या वो ये है। ये 6 समस्या है, लेकिन सबसे बड़ी समस्याओं में ये समस्या मानी जाती है आर्थिक स्थिति का कमजोर होना। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण जो है वो बाल श्रम करवाए जाते हैं। घर की स्थितियां कमजोर होने के कारण बाल श्रम करवाए जाते हैं। ये बड़ा कारण है। दूसरे कारण भी है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है। अब कौन कौन से कारण है पहले देखते हैं। पहला है निरक्षरता। ज्ञान ही नहीं है उनके पास शिक्षा नहीं है, एजुकेशन नहीं है। जब निरक्षर है तो वो सीधा जो है वो खुद भी मजदूरी में और अपने बच्चों को भी जो है उसी फील्ड में ले जाने की कोशिश करता है, मजदूरी वाले, क्योंकि उनको आगे की जानकारी नहीं है। पढ़ेगा तो क्या उसको ज्ञान मिलेगा, क्या उसको उसके जीवन में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं, वो अपने पूरे परिवार के जीवन में किस तरह का बदलाव कर सकता है, ये जानकारी उनको जो है पता नहीं होती है। इस कारण से ये इसके पीछे सबसे बड़ा मूल कारण होता है वो निरक्षरता। शिक्षा जो है प्रत्येक समस्या का हल है। शिक्षा सबसे पावरफुल चीज है। एजुकेशन मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है और सबसे पावरफुल चीज है। शिक्षा लगभग सभी समस्याओं का हल है। सभी समस्याओं का हल नहीं हो सकता भले, लेकिन लगभग सारी समस्याओं का जो हल है वो शिक्षा है। फिर दूसरा है जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। जनसंख्या इतनी स्पीड से बढ़ रही है, इतनी जनसंख्या इतने जो स्पीड से बढ़ रही है, जिस कारण से रोजगार की कमी के कारण या कहीं ना कहीं जनसंख्या की वृद्धि जो है ये भी प्रभावित करती है। और तीसरा और मोस्ट इंपोर्टेंट आर्थिक स्थिति। घर की स्थिति इतनी कमजोर, इतनी अनुकूल नहीं होती है, प्रतिकूल होती है कि बाल श्रम करने के लिए जो है वो मजबूर होना पड़ता है। बाल श्रम करने के लिए क्या होना पड़ता है? मजबूर होना पड़ता है। फिर एक बड़ा कारण है प्रवास। अपने मूल स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर रहने चले जाते हैं और वहां पर स्थितियां प्रतिकूल होने के कारण वहां पर भी उन्हें क्या करना पड़ता है? बाल श्रम करना पड़ता है।
और एक और बड़ा कारण है आदिम जीवन और कृषि निर्वहन। आदिम जीवन और कृषि निर्वहन, कृषि पर जो निर्वहन है उस कारण से भी जो है वो बाल श्रम करना पड़ता है। और एक ये भी बहुत बड़ा कारण है, ये भी बहुत बड़ा कारण है नशाखोरी। नशाखोरी के कारण छोटे बच्चों को जो है वो मजदूरी जो काम है वो करने पड़ते हैं। इसके पीछे जो है अभिभावक पूरी तरह से दोषी होते हैं कि वो इन नशों की जो है लत में लिप्त हो जाते हैं और अपने बच्चों का जो है जो उनका भविष्य बनना चाहिए, जो उनका स्वर्णिम भविष्य बनना चाहिए, जो अच्छा भविष्य बनना चाहिए, वो भविष्य नहीं बनकर उनकी स्थितियां जो है वो बिल्कुल विद्यालय से कट जाते हैं या मूल धारा जो होती है, जो सही धारा जो होती है उस धारा से कटकर जो है वो बाल श्रम की ओर जो है वो बच्चे वो चले जाते हैं। तो नशाखोरी भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो ये 6 कारण जो है बाल श्रम के मूल जो कारण है वो ये 6 कारण है। ठीक है। फिर भारत सरकार ने 10 अक्टूबर 2006 को संपूर्ण भारत में बाल श्रम प्रतिबंधित कर दिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। पूरे भारत में बाल श्रम को जो है प्रतिबंधित कौन सी तिथि को किया गया है, तो तिथि याद रखना, तारीख याद रखना आप। तारीख याद रखना इंपॉर्टेंट है ये तारीख याद रखना आप। 10 अक्टूबर 2006, 10 अक्टूबर 2006 के दिन जो है पूरे भारत में जो है वो रोक लगा दी गई है कि बाल श्रम नहीं करवाया जाएगा, बाल श्रम नहीं करवाया जाएगा, इस पर रोक लगा दी गई है। और सार्क देश जो है, सार्क संगठन देशों ने जो है 1990 का वर्ष जो दशक है उस दशक को बालिका दशक घोषित किया था। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इन पार्टों में, इन दोनों लेसन में जो है वो फैक्ट ही फैक्ट है और वो फैक्ट ही आपको याद रखने। ज्यादातर संभावना जो क्वेश्चन की बनती है वो क्वेश्चन की बनेगी, या तो बनेगी सीधा सीधा फैक्ट, जी सीधा सीधा सन पूछा जाएगा, कौन से सन में कौन सा एक्ट आया, या तो वो पूछा जाएगा, या फिर आपको ये पूछे जाएंगे कि यूएनओ ने जो 4 अधिकार दिए बालकों को वो कौन कौन से है, या इनमें से कौन सा नहीं है, या फिर पूछा जाएगा ये जो है फैक्ट सीधे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, बढ़े आगे। चलो अब है पॉक्सो, पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट 2012, 14 नवंबर 2012 के दिन जो है वो लागू हुआ। पॉक्सो एक्ट जो है, पॉक्सो एक्ट कब लागू हुआ, तो पॉक्सो एक्ट का संबंध 2012 से है और 14 नवंबर 2012 को जो है वो लागू हुआ। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। ठीक है, पॉक्सो एक्ट क्या है इसमें, तो 16 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाओं पर यह लागू होता है। 16 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाओं पर यह लागू होता है। ठीक है, फिर इससे संबंधित एक और एक्ट आया हुआ है, वो भी आपको ध्यान रखना है, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012। ठीक है, वो की वो बात, पिछली बात जो है वो भी इससे संबंधित है। ठीक है, फिर एक एक्ट और आपको याद रखना है, राजस्थान पीड़ित प्रतिकर मुआवजा स्कीम 2011। ये सब इससे रिलेटेड है, पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड एक्ट है, इससे संबंधित एक्ट है, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। फिर एक बाल तस्करी की अपने बात की, तो बाल तस्करी रोकथाम एक्ट आया था, रोकथाम संरक्षण एवं पुनर्निवास एक्ट जो है वो आया है 2017 में। इसमें क्या है, इसमें 7 वर्ष की सजा और आजीवन, ये 7 वर्ष से लगाकर आजीवन तक कारावास अगर कोई बाल तस्करी करता है तो उसे तस्करी विधेयक 2017 के तहत जो है उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा सकती है। आजीवन कारावास की सजा जो है वो सुनाई जाती है, जा सकती नहीं, जाती है। ठीक है, फिर बाल अधिकार हेतु पहला अधिवेशन 1924 में जेनेवा में आयोजित हुआ। बाल अधिकार हेतु पहला जो अधिवेशन है वो 1924 में जेनेवा में आयोजित हुआ। कब हुआ, 1924 में जेनेवा में आयोजित हुआ। सीधे सीधे फैक्ट ही है, तो आपको इसी क्रम में अब याद करनी है। भारत सरकार ने बाल अधिकारों हेतु सन 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया। 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में किया गया, उसमें भी जो है बाल अधिकार हेतु कुछ बातें जो है वो जोड़ी गई, सीधी सीधी अपन ने पढ़ी है। मूल अधिकार जोड़े गए थे, मूल अधिकारों में बाल संरक्षण की बात की जा रही है। क्लियर है, कर्तव्यों में भी जो है ये बाल संरक्षण की बात की जा रही है, जैसे इनके
उनको शिक्षा देना, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था तो नीति निर्देशक तत्वों के तहत राज्य सरकार करवाएगी। अभिभावक का ये कर्तव्य है कि वो उनको स्कूल भेजे और बच्चों का ये अधिकार है। 21 क में अपन ने पढ़ा है, ठीक है। फिर राष्ट्रीय बाल संरक्षण बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग कब गठित हुआ? तो देखो आप, ये गठन हुआ 2005 में, 5 मार्च 2007 को, 2005 में दिल्ली में, 2005 में दिल्ली में, ठीक है। फिर आगे इसमें सदस्य कितने होते हैं? तो अध्यक्ष सहित 7 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य होते हैं, ठीक है। कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का, ठीक है। फिर इसकी प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे शांता सिन्हा। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? शांता सिन्हा। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? शांता सिन्हा। ये फैक्ट मैं बता दूंगा। फिर वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो प्रियांक कानूनगो। ये ध्यान रखना, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो प्रियांक कानूनगो, वर्तमान अध्यक्ष बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है, दिल्ली में गठित हुआ। और इसके सदस्य सहित सदस्य कितने होते हैं अध्यक्ष के समेत? तो 7, यानी 1+6, 1+6। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 3 वर्ष का। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो शांता सिन्हा। और वर्तमान में कौन है? तो प्रियांक कानूनगो, प्रियांक कानूनगो, ठीक है। फिर बढ़े आगे। फिर है राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग। गठन कब? तो 23 फरवरी 2010, 23 फरवरी 2010 के दिन जो है इसका गठन किया गया। 23 फरवरी 2010 के दिन जो है वो गठन किया गया। कार्यकाल वही 3 वर्ष, सदस्य वही 7, सदस्य वही 7, लेकिन इसमें एक शर्त है, 2 महिला सदस्य होना अनिवार्य है, 2 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो संगीता बेनीवाल। राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है, राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, उनके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो संगीता बेनीवाल, संगीता बेनीवाल, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलो बढ़े आगे। अब है बालकों के लिए और कुछ फैक्ट। बाल अधिकार और बाल संरक्षण की बात कर रहे हैं अपन, तो बालकों के लिए जो बनाए हुए हैं और एक्ट जो है आरटीई एक्ट 2009 कंटिन्यू पढ़ रहे हैं अपन, राइट टू एजुकेशन, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा। क्या है इसमें? तो ये कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को तो हुआ भारत में, भारत लेवल पे। और अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ये लागू हुआ 1 अप्रैल 2011 को, 1 अप्रैल 2011 को, ठीक है। इसमें क्या है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। इसमें तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपके सबके कोई समस्या नहीं होगी। अब एक नीति बनाई गई, राष्ट्रीय बाल नीति। कब बनाई गई? तो 26 अप्रैल 2013, 26 अप्रैल 2013 के दिन जो है राष्ट्रीय बाल नीति बनाई गई। ये सारे फैक्ट है। मैं भी ये मानता हूं, मैं भी ये समझता हूं कि आप लोग ये पढ़ रहे होंगे तो आपको लगता होगा कि सर ये तो सारे फैक्ट हैं, और फैक्ट को आपको फैक्ट रखने कह सकता हूं, या आपको कह सकता हूं कि याद करने, और फैक्ट याद करने ही पड़ेंगे, जिसमें सीधी सीधी बात की गई है कि भाई ये नीति इस तिथि को बनाई गई। तो अब उसमें आप क्या क्या समझोगे, क्या चीज समझोगे उसमें? अपने सिलेबस में अपने क्वेश्चन जो बनते हैं वो यही बनते हैं, राष्ट्रीय बाल नीति कब, क्वेश्चन यही बनता है। तो इन क्वेश्चन को जो है वो समझने की कोशिश करें, और ये इसी तरह से है जो इसको समझना। अब बच्चों के लिए कुछ पोर्टल बनाए गए, उपयोगी जो पोर्टल बनाए गए हैं। पहला पोर्टल जो है उस पोर्टल का नाम है खोया पाया, खोया पाया। ये ऑनलाइन पोर्टल है, 2 जून 2015 को ही जारी किया गया, 2 जून 2015 के दिन जो है वो जारी किया गया। खोया पाया मतलब सीधा सीधा पता चलना चाहिए गुमशुदा बच्चों की जानकारी और शिकायत हेतु, गुमशुदा बच्चों की जानकारी और शिकायत हेतु जो है वो एक पोर्टल बनाया गया जिसका नाम है खोया पाया। कब बनाया गया? तो 2 जून 2015 के दिन, 2 जून 2015 के दिन। एक और ऐप बनाया गया है, स्वयं ऐप अनुपयोग। स्वयं ऐप अनुपयोग क्या है? तो 9 जुलाई 2017 के दिन बनाया गया, 9 जुलाई 2017 के दिन बनाया गया स्वयं ऐप अनुपयोग।
स्वयं ऐप अनुपयोग। अब इसका उपयोग क्या है या इसके अनुपयोग क्या है? स्वयं ऐप के नाम से ऐप है, इसके अनुपयोग या उपयोग क्या है? तो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट उपयोग है कि बच्चों से के लिए जितनी भी योजना है, सरकारी योजना जितनी भी बच्चों के लिए जो बनाई गई है, उन योजनाओं की जानकारी इस पे मिल जाएगी स्वयं ऐप पे, 9 जुलाई 2017 के दिन। ठीक है, फिर आता है एक विद्यालय ऑनलाइन पोर्टल। विद्यालय ऑनलाइन पोर्टल 2019 में ये जारी किया गया, आरटीई एक्ट के तहत बनाया गया। विद्यालय ऑनलाइन पोर्टल जो है वो आरटीई एक्ट के तहत जो है 2019 में बनाया गया। फिर एक नोट लगा के इंपॉर्टेंट लाइन है, राज्य में प्रथम बाल विकास परियोजना 2 अक्टूबर 1975 के दिन ये गढ़ी बांसवाड़ा से प्रारंभ की गई थी। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो इसको अलग से जो है आप देख लें, इंपॉर्टेंट लाइन है ये। इसी रूप में राज्य में प्रथम बाल विकास परियोजना 2 अक्टूबर 1975 के दिन गढ़ी बांसवाड़ा से प्रारंभ की गई। गढ़ी बांसवाड़ा से प्रारंभ की गई। अब आजकल क्वेश्चन का ट्रेंड यही है, अभी सेकंड ग्रेड का पेपर देख लो, ठक्कर बप्पा द्वारा जो भील आश्रम की स्थापना किस गांव में की गई, ये पूछा गया है सवाल। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। अब इन चीजों की जानकारी, इन चीजों को जो है वो पढ़ना आपके लिए जरूरी है। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या रीट मेंस के लिए भी ये क्लास है। रीट मेंस या आप ईओआरओ या आरएस किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो सेकंड ग्रेड का जो अभी पेपर हुआ है, उस पेपर को मैंने पिछली क्लास में भी कहा था, उस पेपर को आप जरूर देखें, ताकि आपको प्रश्न पत्र का स्तर जो है अभी वर्तमान में क्या चल रहा है उसकी जानकारी रहेगी आपको। ठीक है ना। चलो, फिर राज्य की प्रथम महिला नीति कब बनाई गई? तो 8 मार्च 2000 के दिन। और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता था? 24 जनवरी 2013। राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो कब मनाया गया? तो 24 जनवरी 2013 के दिन जो है वो घोषित किया गया। फिर देश की प्रथम बालिका नीति घोषित करने वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। यही महिला नीति 8 मार्च 2000, राष्ट्रीय बालिका नीति जो है वो 24 जनवरी 2013। और राष्ट्रीय बालिका नीति जो है वो घोषित करने वाला, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी 2013। और देश की प्रथम बालिका नीति घोषित करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो आपको ध्यान रखना है, राजस्थान। तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान। इसमें यही है, फैक्ट ही है भाई। ठीक है। फिर है राजस्थान की पहली पॉक्सो कोर्ट कहां बनी हुई है? तो पॉक्सो कोर्ट जो है पहली, वो जयपुर में। कब स्थापित की गई? तो 10 जुलाई 2013 के दिन। 10 जुलाई 2013 में जो है पहली पॉक्सो एक्ट के तहत जो है अदालत है, वो जो कोर्ट है वो स्थापित की गई 10 जुलाई 2013। अब राजस्थान का पहला चाइल्ड फ्रेंडली थाना, सदर पुलिस थाना कहां पर स्थापित है? तो धौलपुर में। चाइल्ड फ्रेंडली जो थाना है वो कहां पर स्थित है? तो धौलपुर में। कहां पर स्थित है? तो धौलपुर में। ठीक है। अब ये लाइन तो चलो खैर, बाल श्रमिक जो कारखाने में कार्य कर रहे हैं, 14 वर्ष से कम उम्र के प्रतिबंध है। कारखाने में जो कार्य करने के लिए 14 वर्ष से अगर कम उम्र का कोई बच्चा है तो उसके कारखानों, उद्यानों, वहां पर कहीं पे भी जो है बाल श्रम से नहीं करवाया जाएगा, अनुच्छेद 24 मूल अधिकारों में। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लो। क्लियर। ये तो था अपने बाल संरक्षण एवं बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण से संबंधित। ठीक है, ये टॉपिक सीधा सीधा फैक्ट पर बेस है। अब अगला जो टॉपिक है ये भी सीधा सीधा जो है वो फैक्ट पर ही आधारित है। और इन दोनों को मिलाकर एक क्लास में ही करने का कारण एक ही है कि एक ही दिन में जो है वो सारे फैक्ट से संबंधित डेटा जो है वो आपको उपलब्ध करवा दिए जाए, ताकि 2 क्लासों में आप लोग फिर आपको ये लगेगा कि दोनों क्लासें जो है सर ये स्थिति हो गई कि सारे फैक्ट ही फैक्ट दोनों क्लासों में चल रहे। तो इन दोनों को मिलाकर एक क्लास जो है कॉम्पैक्ट आपके लिए बनाने का प्रयास किया है। लोकतंत्र में निर्वाचन तथा मतदाता जागरूकता। लोकतंत्र में निर्वाचन तथा मतदाता जागरूकता, ये एज इट इज लिखा हुआ है आपके रीट के सिलेबस में। ठीक है, क्या है देखो, संविधान के भाग 15 में निर्वाचन उपबंधों का उल्लेख अनुच्छेद 324 से लगाकर 329 तक है। निर्वाचन की जो बात की जा रही है, निर्वाचन का जो उल्लेख है, निर्वाचन से संबंधित उपबंधों का उल्लेख जो है, जो नियम है, जो कानून है, उनका उल्लेख
संविधान के भाग 15 में, संविधान के भाग 15 में और अनुच्छेद 324 से लगाकर 329 तक है। अनुच्छेद 324 से लगाकर 329 तक है। ठीक है, अब शुरुआत जो बेसिक जो पहला जो अनुच्छेद है 324, वो क्या प्रावधान करता है कि एक निर्वाचन आयोग होगा, एक निर्वाचन आयोग होगा, देश में एक निर्वाचन आयोग होगा। निर्वाचन आयोग के गठन की बात कौन सा अनुच्छेद करता है, तो 324। भाग पूछा जाए तो भाग 15, भाग 15 अनुच्छेद 324, भाग 15 और अनुच्छेद 324। ठीक है, अब जनप्रतिनिधि अधिनियम, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कब बना, तो 1950-51, 1950-51 में जो है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम बना। जनप्रतिनिधियों के लिए जो अधिनियम है वो उस समय बना। मतदान की आयु कितनी है, 18 वर्ष अपन ने देखा था। 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा जो है मताधिकार की आयु जो है 21 से घटाकर जो है 18 वर्ष कर दी। उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री जी थे वो श्री राजीव जी गांधी जी जो है वो प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ये ध्यान रखना, एक कोई पूछ सकते हैं बाद में अगर मान लो कभी डेटा। इपिक, इलेक्ट्रल फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स, इपिक कार्ड, वोटर कार्ड जो होता है उसको अपन क्या कहते हैं, इपिक कार्ड। कौन सा कार्ड कहता है, इपिक कार्ड। लेकिन इपिक की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इलेक्टर्स, इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स। ठीक है, अब पहचान पत्र मतदाताओं हेतु कब शुरू किए गए, तो 1993 में। 1993 में जो है वो मतदाताओं हेतु जो है वो पहचान पत्र जो है वो शुरू किए गए थे। पहले के पुराने पहचान पत्र आपको दिखे अगर मिलेंगे तो, हम तो खैर बीएलओ के रूप में वगैरह काम करते हैं लगातार, तो ध्यान। पहले पुराने जो जब शुरुआत में जब बनाए गए थे तब एक जो स्लेट है वो स्लेट दी जाती थी और पकड़ा के खड़े करके उनका नाम और वो दर्ज करके फिर वो फोटो है वो खींचा जाता था। वही वोटर कार्ड में, पुराने वोटर कार्ड जितने भी बने हुए, इपिक कार्ड जितने भी बने हुए उसमें है। फिर एक नई परंपरा और शुरू की गई थी, वीवीपैट, वोटर वेरीफेबल, वोटर वेरीफेबल पेपर ऑडिट ट्रायल। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये एज इट इज पूछा जाता है, वोटर वेरीफिएबल, वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ऑडिट ट्रायल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब आप ये जो थे वो फैक्ट थे। अब वापस उसी पे बढ़ते हैं। 324, निर्वाचन आयोग भारत में गठन कब किया गया, तो 25 जनवरी 1950 के दिन। कौन सा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 324 के तहत, अनुच्छेद 324 के तहत 25 जनवरी 1950 के दिन जो है भारत में जो है वो निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। अब निर्वाचन आयोग का गठन किया गया तो निर्वाचन आयुक्त भी बनाए हुए गए होंगे। तो देश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो शिवकुमार सेन। देश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त जो बने उनका नाम था शिवकुमार सेन। शिवकुमार सेन जो है वो प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। ठीक है, वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो ये भी ध्यान रखना, लेटेस्ट आंकड़ा भी, श्री राजीव कुमार जी। श्री राजीव कुमार जो है वो वर्तमान में जो है निर्वाचन आयुक्त है। अब इनसे संबंधित कुछ और फैक्ट देखते हैं। ठीक है, ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहली बार प्रयोग कब, तो प्रथम बार प्रयोग जो किया गया था 1999 में गोवा में जो चुनाव हुए विधानसभा के, उन चुनावों में जो है पहली बार प्रयोग किया। पहली बार जो प्रयोग किया गया ईवीएम का जो है 1999 में गोवा के चुनाव में किया गया। अब एक शब्द और अपने को देखने को मिलता है जब अपन जो है वोटिंग करने जाते हैं तब अपने को एक लास्ट का ऑप्शन मिलता है, वो ऑप्शन होता है नोटा। नोटा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। और ये कौन से विधानसभा चुनाव, 2013 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उन 2013 के विधानसभा चुनावों से राजस्थान में जो है ये नोटा का जो प्रावधान है वो राजस्थान में लागू किया गया, राजस्थान में लागू किया गया। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग इसका। बढ़े आगे, अब है आगे। अब सब पहली बार अपन पढ़ लेते हैं। पहली बार आदर्श आचार संहिता कब लगाई गई, पहली बार आदर्श आचार संहिता का प्रावधान कब किया गया, तो 1971 में 5वें लोकसभा चुनावों के समय जो है पहली बार आदर्श आचार संहिता जो है उसका प्रयोग किया गया। पहली बार आदर्श आचार संहिता का प्रयोग कब किया गया, तो 1971 में 5वें लोकसभा चुनावों के समय जो है
पहली बार आदर्श आचार संहिता का जो है वो प्रयोग किया गया। क्लियर। अब एक अनुच्छेद और जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 326। 326 ये कहता है कि निर्वाचन जो है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। ये बात अपन ने संविधान सभा में भी पढ़ी, उसमें भी ये प्रावधान था कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। लेकिन परिस्थितियां कुछ नहीं बनी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं होकर वो है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली जो है उसके आधार पर हुआ था, वो अपन ने पढ़ाई था। ठीक है। फिर आता है अगला फैक्ट, प्लास्टिक मतदाता पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा। प्लास्टिक के पीवीसी कार्ड के जो है वो मतदाता पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है भारत में? तो त्रिपुरा में जारी किए गए थे। कहां जारी किए गए थे? त्रिपुरा में। क्लियर। अब राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 24 जनवरी का दिन जो है वो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष जो है 24 जनवरी का दिन है वो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रथम जो है वो मनाया गया था 25 जनवरी 2012 के दिन जो है पहला जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो 25 जनवरी 2012 में मनाया गया था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस ध्यान रखना 25 जनवरी का दिन जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और पहला जो मतदाता दिवस है वो कब मनाया गया था? 25 जनवरी 2012। अब एक फैक्ट ध्यान रखना, अब 25 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 के दिन जो है वो निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था, इसलिए 25 जनवरी का दिन जो है वो किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता। क्लियर। चलो बढ़े आगे। अब है परिसीमन आयोग, अनुच्छेद 82। इसको पढ़ते हैं। परिसीमन लोकसभा की सीटों का, विधानसभा की सीटों का पुनर्गठन करना, परिसीमन करना, यानी उनके आधार पर जो है वो सीटें, कभी लोकसभा चुनाव जो क्षेत्र होता है वो कभी एक जिले विशेष से ही पूरा लोकसभा क्षेत्र बना दिया जाता है, कभी उस जिले का कोई भाग किसी दूसरे जिले में और दूसरे जिले का भाग जोड़ के जो है एक निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाता है। ये जो किया जाता है ये परिसीमन किया जाता है। अब तक भारत में जो है 1952, 1962, 1972 और 2002 4 बार जो है वो पुनर्गठन आयोग जो है, परिसीमन आयोग जो है वो बैठाया गया है। तो भारत में अब तक कितनी बार? तो 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। 4 बार परिसीमन आयोग का जो है वो गठन किया गया है। ठीक है। क्या होता है इसमें? तो भारत में चुनाव क्षेत्रों के पुनर्गठन हेतु परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। ये 2026 तक लागू रहेगा। 2002 का जो परिसीमन था वो 2026 तक जो है लागू करने का अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने जब प्रधानमंत्री जी थे तब उन्होंने घोषणा की थी, तो ये आगे तक लागू रहता है 2026 तक। परिसीमन आयोग की सहायता एवं सलाह निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है उनकी जो सलाह है वो या उनकी सहायता की जाती है। निर्वाचन आयोग डेटा उपलब्ध करवाता है। निर्वाचन आयोग जो है अपने जो कर्मचारी हैं, अपनी जो टीम है उसकी उनकी सहायता जो है वो करके परिसीमन आयोग की जो है वो मदद करता है। ठीक है। अब फिर नेक्स्ट परिसीमन आयोग हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है चुनाव के प्रकार। ठीक है। चुनाव के प्रकार तो एक तो आम चुनाव या साधारण चुनाव, और दूसरे चुनाव होते हैं मध्यावधि चुनाव, और एक चुनाव होते हैं उपचुनाव। आम चुनाव यानी पूरे देश के या किसी राज्य विशेष के एक साथ जो चुनाव होते हैं उनको कहते हैं आम चुनाव। अब सरकार चुन ली गई, चुनाव हो गए, तो वो चुनाव कितने वर्ष के लिए हुए? 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए हुए? 5 वर्ष के लिए। लेकिन किन्हीं कारणों से 5 वर्ष से पहले अगर पूरी सरकार जो है, पूरी सरकार या तो अल्पमत में आ जाती है या किसी कारण से सरकार भंग हो जाती है, तो पूरी सरकार के लिए वापस चुनाव करवाना, पूरे के पूरी सीटों के लिए वापस चुनाव करवाना, वो कहलाता है मध्यावधि चुनाव। मध्यावधि चुनाव, मध्यावधि अवधि पूरी नहीं हुई उसके बीच में चुनाव करवा देने। 5 वर्ष की अवधि पूरी नहीं हुई उसके बीच में चुनाव करवाने, वो कहलाते हैं मध्य अवधि चुनाव। मध्य अवधि चुनाव। और एक होता है उपचुनाव। किन्हीं कारणों से कोई सीट जो है वो खाली हो गई हो, जैसे कि अभी जस्ट राजस्थान में उपचुनाव हुए हैं और उन उपचुनावों में जो है वो वापस रिजल्ट आए हैं, उपचुनावों का आयोजन किया गया था। उन उपचुनावों के तहत एक बदलाव हुआ है अपने डेटा में, जो अपन पढ़ते आए हैं, पढ़ भी रहे हैं कि महिला सदस्यों की संख्या जो है वो 20 थी, वो अब 21 हो गई है। 20 की जगह कितनी हो गई है? 21 हो गई, तो वो उपचुनाव। ठीक है। अब आगे है वीवीपैट। अपन ने देखा वोटर वेरिफिकेबल जो ट्रायल है उसको, उसके बारे में पढ़ा है। तो
पहली बार जो है वीवीपैट का प्रयोग कब किया गया, तो नागालैंड के चुनाव में। कब किया गया? 2013 में नागालैंड के जो चुनाव हुए उनमें जो है पहली बार इसका प्रयोग किया गया। और पूरे भारत में या सभी जगह पर जो है वो 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे, 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए उन चुनावों में जो है पहली बार जो है इसका प्रयोग वीवीपैट का जो है प्रयोग किया गया। पहली बार प्रयोग कब? तो 2013 में नागालैंड के चुनाव में। और सभी जगह पर पूरे भारत में जो है प्रयोग किया गया तो 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें प्रयोग किया गया। फिर ये तो अपने को खैर फैक्ट सबको याद ही है कि दुनिया का सबसे बड़ी लोकतंत्र निर्वाचन पद्धति कहां की है, तो भारत की है। कहां की है? तो भारत की है। दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र निर्वाचन पद्धति कहां की है, तो वो भारत की है। एलन मस्क का अभी जो लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए तब एलन मस्क का एक स्टेटमेंट आया था कि ये बहुत बड़ी बात है कि इतने करोड़ों जो वोट हैं वो एक ही दिन में एक साथ गिन लिए गए, ये बहुत बड़ी बात है। तो निर्वाचन पद्धति जो लोकतंत्र की दुनिया की सबसे बड़ी जो लोकतंत्र की या सबसे बड़ा लोकतंत्र निर्वाचन पद्धति कही गई है तो वो भारत की है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलो आगे बढ़ते। अब निर्वाचन की कितनी विधियां हैं, तो दो विधियां हैं। दो प्रकार से निर्वाचन किया जाता है, एक तो होती है प्रत्यक्ष विधि, एक होती है अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि का मतलब होता है जिसमें चुनाव जो है अपना जो प्रतिनिधि जो चुनने का अधिकार है वो सीधे जनता को होता है। सीधे जनता अपने में से किसी प्रतिनिधि को चुनकर जो है वो लोकसभा विधानसभा के लिए जो है निर्वाचित करती है। दूसरी विधि है अप्रत्यक्ष विधि, जिसमें जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों द्वारा जो है वो जो आगे उनका चुनाव जो है वो करते हैं। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा किसी को चुनना अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है। जैसे वो किन किन को चुनते हैं? राष्ट्रपति जी को, उपराष्ट्रपति जी को, और राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव जो है वो इनके द्वारा किया जाता है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष निर्वाचन में होता है लोकसभा और राज्यसभा, राज्य विधानसभा, और अप्रत्यक्ष में हो जाएगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा। ठीक है, अब ये अप्रत्यक्ष वाली किस आधार पर होती है, तो एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो होती है उसके आधार पर जो है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जो है वो की जाती है। एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर किसमें यह प्रयोग किया जाता है, तो अपन ने अभी पढ़ा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों का जो चुनाव है ये इसके तहत किया जाता है। क्लियर? अब एक और फैक्ट, दल बदल कानून। दल बदल कानून खूब सुर्खियों में रहता है आजकल। 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जो है इसे जोड़ा गया था। दल बदल कानून जो है, दल बदल कानून जो है वो कब जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जो है ये जोड़ा गया। भारत में संसदीय लोकतंत्र ये अपन पढ़ते हैं। अब राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया, कौन से अनुच्छेद के तहत किए जाते हैं, तो 43 के जो है अनुच्छेद 243, सॉरी 43 नहीं 243, अनुच्छेद 243 जो है वो ये प्रावधान करता है कि राज्यों में जो है एक निर्वाचन आयोग होगा। राज्यों में क्या होगा? निर्वाचन आयोग। और राज्य में निर्वाचन आयोग का गठन ये भी अनुच्छेद 243 के में लिखा हुआ है। ठीक है, अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त उनकी, और अन्य जितने भी चुनाव आयुक्त होते हैं उन सबकी नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है, तो राष्ट्रपति जी के पास। किसके पास है, तो राष्ट्रपति जी के पास। इनका अब कार्यकाल कितना होता है, तो इनका कार्यकाल होता है या तो 65 वर्ष की आयु या 6 वर्ष, जो भी पहले पूर्ण हो जाए उस समय जो है उन्हें वहां से सेवानिवृत्त या रिटायर कर दिए जाते हैं। तो अब जिला स्तर पर ये निर्वाचन का कार्य कौन करता है, तो वो करते हैं जिलाधीश। जिला कलेक्टर महोदय जो है वो आरओ कहलाते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर जो है आरओ के रूप में जो है वो कार्य करते हैं। लेकिन अब उसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग स्तरों पर जो है अलग अलग आरओ के रूप में जो है वो कार्य किए जाते हैं। लेकिन जिला स्तर पर जो है पूरे संपूर्ण निर्वाचन का कार्य जो है वो जिला कलेक्टर महोदय द्वारा देखा जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ये जो क्लास है ये फैक्ट पे बेस है। और अब जो अंतिम स्लाइड में जो है वो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो सारी चीजें जो है अंतिम स्लाइड में डाल दी है पॉइंट वाइज करके। पहला, मूल संविधान के अनुसार प्रति 10 वर्ष बाद परिसीमन आयोग का गठन किया जाना चाहिए। लेकिन परिसीमन आयोग का गठन जो है वो
4 बार अब तक हो चुका है। लास्ट बार जो परिसीमन आयोग है वो 2002 में गठित किया गया था। ठीक है, अब नवीनतम या चौथा परिसीमन आयोग कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में 2002 में गठित किया, ये अपन ने पढ़ा। अध्यक्ष कौन थे? तो कुलदीप सिंह। अध्यक्ष कौन थे? तो कुलदीप सिंह जी। ठीक है, फिर आगे चुनाव आयोग ने 1995 के बाद मतदाता पहचान पत्र फोटो का प्रयोग हुआ। फोटो का जो प्रयोग प्रारंभ हुआ है वो 1995 के बाद जो है पहचान पत्र में जो है वो फोटो का उपयोग होने लगा है। फैक्ट है सीधा सीधा। भारत में 2014 के आम चुनावों लोकसभा में ईवीएम में नोटा आरंभ किया गया। अपन ने देखा था 2013 के जो राजस्थान के विधानसभा चुनाव हुए थे उनमें जो है पहली बार नोटा का प्रयोग किया गया था। और तो अब उसके बाद चुनाव हुए 2014 के लोकसभा के, तो 2014 के जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें भी नोटा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। ईआरओ नेट राज्य के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में भारत निर्वाचन आयोग की परियोजना। ईआरओ नेट से सारे के सारे इलेक्शन से संबंधित जितने भी कार्य जो है वो ईआरओ नेट ऑनलाइन जो पोर्टल है इस पोर्टल के माध्यम से किए जाते हैं, ईआरओ नेट के माध्यम से। ईआरओ नेट तो है कार्यालयों के लिए, भले एसडीएम ऑफिस हो, जिला जो कलेक्टर ऑफिस हो उनके लिए, लेकिन जो निचले सबसे जो अंतिम कड़ी है, जो इलेक्शन का जो निर्वाचन जो सूचियां हैं उनको निर्माण करने का, उनको बनाने का, उनका पुनरीक्षण करने का कार्य जो करती है, उनके लिए एक ऐप लाई है बीएलओ नेट। बीएलओ नेट के नाम से मोबाइल ऐप लाई गई है। ये 2018 से जो है वो शुरू की गई है। 2018 से जो है बीएलओ नेट जो ऐप है, बीएलओ के लिए जो नेट पर ऐप है, प्ले स्टोर पर जो ऐप उपलब्ध है, जो मोबाइल के लिए जो ऐप बनाई गई है वो 2018 से। ठीक है, एक है वीवीपैट मशीन को पारदर्शी खिड़की। इसमें इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, जो वो पर्ची है वो 7 सेकंड तक दिखाई देती है। जब आप वोट दे देते हो तो उसके बाद जो वो पर्ची दिखाई देती है वो 7 सेकंड तक जो है वो दिखाई देती है। 7 सेकंड तक जो है वो दिखाई देती है। क्लियर? मैं वापस वही लाइन कहूंगा कि ये जो है क्लास दोनों जो टॉपिक है ये दोनों टॉपिक पूरी तरह से फैक्ट बेस है, फैक्ट पर आधारित है। इससे पहले बाल संरक्षण और वो तो बिल्कुल फैक्ट पर आधारित है। इसमें तो फिर भी कुछ चीजें जो है वो आपको मुझे क्लियर करनी पड़ी ताकि आपको जो है वो सही तरीके से समझ में या सही तरीके से ध्यान में बैठ जाए। लेकिन पहला जो बाल संरक्षण और बाल अधिकार है उसमें तो सीधी सारे फैक्ट है, सारे उनसे संबंधित जो एक्ट है वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलो अब आज आई थिंक रिवीजन करवाना है, क्योंकि समझाने वाली कोई बात नहीं है तो वापस रिवाइज करवाने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है। तो आज की क्लास में इतना ही। 2 टॉपिक जो है वो रीट के लिए स्पेशल मेंशन है, रीट के सिलेबस में स्पेशल मेंशन है कि बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण और चुनाव, भारत में चुनाव और मतदाता जागरूकता, भारत में चुनाव और मतदाता जागरूकता। तो ये दोनों टॉपिक जो है, ये दोनों टॉपिक एक साथ लेके जो है पूरे फैक्ट बेस पर थे। मुझे जानकारी, मुझे ध्यान था जब मैं ये इन दोनों टॉपिक को पढ़ रहा था पूरा, तब भी ये ध्यान में आ गया था कि ये दो टॉपिक ऐसे हैं, तो इन 2 टॉपिक को साथ में रख के जो है वो एक क्लास में कॉम्पैक्ट जो है वो दिया जा सकता है और एक क्लास बनाकर जो है प्रोवाइड करवाई जा सकती है, जिससे जो है समय की बचत के साथ साथ जो है पूरा जो है टॉपिक वो दोनों है वो शामिल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मुझे कोशिश की, मैंने प्रयास किया कि भाई इसमें क्या क्या फैक्ट और डाले जा सकते हैं या किस तरह से इसको और डिस्क्राइब किया जा सकता है। संभव नहीं है क्योंकि सारा फैक्ट है, सीधी फैक्चुअल बातें जो है वो आपको याद करनी है, याद रखने वाली बात है। तो इसलिए फिर इस जो टॉपिक था मतदाता जागरूकता और निर्वाचन वाला जो टॉपिक था, इसको भी इसके साथ ऐड करते हुए जो है दोनों में मिलाकर जो जितने भी 10 स्लाइडें जो है वो बनाकर जो है एक ही दिन में जो है एक ही क्लास में जो है वो क्लियर करवाने का प्रयास किया गया। आई थिंक आपको ये जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। कुछ डेट वगैरह कोई समस्या हो तो आप जरूर देख ले। वैसे तो लगभग 99%, 99.99% गलत नहीं होगी, फिर भी कोई होगा तो पिन कर लेंगे। वैसे नहीं होगी, 100% नहीं होगी। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जरूर जो है वो लिख दे, तो आपको जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा कन्फ्यूजन। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहें। रीट के लिए जो है टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपके लिए उपलब्ध है। आपके अपने
GGD ऐप पर, प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। और ज़्यादा जानकारियों के लिए जो है वो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन करें, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ जो है वो आपको मिल सके। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।